बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी का यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। और आज हम अपनी पाकिस्तान इन 2047 सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और ज़बरदस्त पाकिस्तानी के साथ मौजूद हैं। बहुत काम किया है इन्होंने, हमारी आर्मी में सर्व किया है और रिटायर हुए थे 2005 में। उसके अलावा जिन लोगों ने ब्लैक हॉक डाउन मूवी देखी है, तो बैकग्राउंड में मैं बता देता हूँ कि हमारी तरफ से जो अमला गया था, उसकी लीडिंग टीम के अंदर कर्नल मकबूल आफरीदी साहब मौजूद थे। और आजकल और आई थिंक काफ़ी अरसे से इनका ग्वादर पे फोकस रहा है। आजकल एक कंपनी चलाते हैं ग्वादर बिजनेस एसोसिएट्स के नाम से, और इससे पहले सीपैक कमेटी का पार्ट रहे हैं, एफपीसीसीआई का पार्ट रहे हैं, और एक इनका सॉफ्टवेयर साइट भी है जिसमें इन्होंने शायरी भी लिखी है ग्वादर के ऊपर। तो इनका इश्क है ग्वादर, और आज आई थिंक इंटेंशन कर्नल साहब को लाने का ये था कि हम अपने ऑडियंस को ग्वादर के पोटेंशियल के बारे में बताएं, और किस तरह ग्वादर कैन बी वन ऑफ दोज कैटलिस्ट जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है सिर्फ चला ही नहीं सकता, सिर्फ सपोर्ट ही नहीं कर सकता, बल्कि ग्रो कर सकता है और पाकिस्तान को मैप पर ला सकता है। तो कर्नल आफरीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। क्या कहेंगे शुरू में, और फिर इंशाल्लाह डिटेल में चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लि बिकुल्लि मालूम लका। अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसकी आल पर, उसकी इज़्ज़त पर, इतनी तादाद में जितना कि तेरा इल्म है। पीरज़ादा साहब, गवादर जो है ऑनेस्टली ये मेरा बड़ा एक सब्जेक्ट है, और जिसके ऊपर मैं 20 सालों से सोच रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, प्रेजेंटेशन भी दे रहा हूँ, सेमिनार भी कर रहा हूँ। और अगर इसको एक लफ्ज़ में मैं कहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि गवादर इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो और इसके लिए मैंने जो नारा दिया है वो है बिल्ड गवादर एंड डेवलप पाकिस्तान। तो मेरा तो गवादर, अच्छा ये तो गवादर के बारे में मैं बता रहा था। ये मैं 2000 में मैं गवादर में था, पोस्टिंग थी मेरी, तो समथिंग हैपेंड और मैं 2000 से गवादर कर रहा हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स फिर 2013 में सीपैक आया है। लेकिन सीपैक भी जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बेसिक कॉन्सेप्ट इज टू चाइना काशगर विद गवादर, या चाइना विद पाकिस्तान, और वो भी गवादर को ज्वाइन करना था। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर मतलब ये सीपैक बना था, या जो कि डीआरआई का हिस्सा है। तो गवादर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा अपना जो मेरी अपना ये थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ कि बगैर गवादर के हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी। दिस व्हाट आई थिंक, मे बी आई एम रॉन्ग, खुदा करे कि और भी चीज़ें हों पाकिस्तान में, ये तो नहीं है कि, लेकिन इसमें मैं बड़ा पोटेंशियल गवादर में देखता हूँ। तो दिस वाइड से कि गवादर जितना जल्द ऑपरेशनल होगा, गवादर पोर्ट जितना जल्द ऑपरेशनल होगा, उतने जल्दी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और बहुत शॉर्ट अरसे में ये बूस्ट मिलेगा। तो मैं इसलिए गवादर को इम्पोर्टेंस देता हूँ बाकी प्रोजेक्ट्स पे। तो कर्नल साहब, आई थिंक बात यहीं से शुरू करते हैं जहां मैं अपने सारे गेस्ट स्पीकर से इस सीरीज़ के अंदर सवाल करता हूँ कि हम 2047 में पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान 2047 में 14 अगस्त 2047 है, और अब आप सुबह उठते हैं और अपनी खिड़की के बाहर देखते हैं, तो आपको पाकिस्तान कैसा दिखता है और आप कैसा देखना चाहते हैं? बात को यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, जो हमने अच्छे लोगों से सुना है, जिसको आप मैं शीर कहते हैं या पीर कहते हैं, या जो अल्लाह वाले होते हैं, जो हमने उससे सुना है ना, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदा रहेगा, और पाकिस्तान से अल्लाह ताला इस्लाम का काम लेगा। इस बात को अभी हम एक जहन में रख लेते हैं, एक साइड पे रख लेते हैं। नो लेट्स कम, मतलब है कि हम अभी पाकिस्तान की जोग्राफी ये देखते हैं, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, हम साउथ एशिया में हैं। पाकिस्तान का जो जोग्राफी है उसमें पाकिस्तान के नॉर्थ में सेंट्रल एशिया है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना के साथ अटैच है, ईस्ट में हम इंडिया के पास आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वेस्ट में जब जाते हैं तो पूरा आपका ईरान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, एशिया पूरा आपका इस तरफ आ जाता है, वेस्ट की तरफ आ जाता है।
और फिर साउथ की तरफ आपके पास समंदर है, और बिल्कुल नॉर्थ जो पाकिस्तान का है वो आपका जीबी गिलगित बल्तिस्तान बन जाता है। अब अगर आप पाकिस्तान को लें और इंडस रिवर को लें, तो इंडस रिवर पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करता है। बिल्कुल दरमियान से तकरीबन आता है, जो ईस्ट की तरफ है पंजाब है और सिंध आ जाता है। ठीक, दोनों बहुत एग्रीकल्चर प्रोविंसेस है हमारे, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर इसमें होता है, जो कि इससे भी हम बढ़ा सकते हैं इसको। सेकेंडली, हमारी जो इंडस्ट्री है वो पूरी पंजाब के नॉर्थ में है और सिंध के साउथ में कराची में आ जाती है। नॉर्थ का मतलब मेरा यही है कि वो सियालकोट और वो गुजरात और गुजरांवाला, ये ट्रायंगल जो लाहौर का और फिर साथ फैसलाबाद बहुत बड़ा ये वाला बन जाता है। जब साउथ में आप आते हैं तो पूरा कराची आपका इंडस्ट्रियल बेस है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, जब आप वेस्ट पे जाते हैं तो वेस्ट में नीचे बलूचिस्तान आ जाता है, और बलूचिस्तान अगेन नेचुरल रिसोर्सेज से, बलूचिस्तान केपी तो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। मतलब आप बलूचिस्तान में कोई पत्थर उठाए, मेरा ख्याल है कोई मिनरल ही होता है, वैसे नहीं पत्थर नहीं है। ठीक है, इस तरह केपी में भी है। ठीक है, और इस तरह जब आप केपी से नॉर्थ में जाते हैं ट्राइबल बेल्ट शुरू हो जाता है। ट्राइबल बेल्ट में मीराम शाह में अभी इन्होंने एक्सप्लोर किया है, ऑयल भी निकला है। क्रोमाइट 60% क्रोमाइट है और बाकी 40% मिट्टी है। इतना अच्छा ये मिला है, ये चीजें मिल रही हैं। अच्छा, उससे जब आप थोड़ा सा ऊपर फिर जाते हैं तो सवात साइड पे, थोड़ा सा वेस्ट पे आते हैं तो सवात आ जाता है। सवात में आपके पास एमरेल्ड्स हैं, उसकी ऑलरेडी ये कंफर्म चीजें हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आप थोड़ा आप जाते हैं तो नॉर्दर्न एरिया आ जाता है। नॉर्दर्न एरिया का मैं आपको बताऊं कि अभी अटक रिवर में, जो इंडस रिवर में अटक के पास लोग सोना निकाल रहे हैं। अच्छा, वो छाननी से नहीं होता, वो निकालते हैं, फ्लोर है मतलब आउटफ्लो। तो जो पानी आ रहा है वो तो नॉर्दर्न एरिया से आ रहा है। बिल्कुल। तो नॉर्दर्न एरिया से अगर है तो कहीं ना कहीं तो कुछ चीज तो है, इसका बेस है। अब वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि वो क्या है। ठीक है, अच्छा, जब आप फिर साउथ में आते हैं तो खुदा ने आपको समंदर दिया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, और समंदर का मतलब ये है कि यू आर कनेक्टेड विद ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। समंदर का मतलब ये होता है कि आप नेबर होते हैं, हर एक मुल्क के साथ नेबर होते हैं। सही। ठीक है, और बहुत खूबसूरत समंदर दिया हुआ है आपको। इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन फ्यूचर का इंपॉर्टेंट ओशन है, ये जो रोल प्ले करेगा। बिल्कुल। तो अभी आपने ये पूरा तो पाकिस्तान को ज्योग्राफिया हुआ। अच्छा, थोड़ा सा भी इसके ऊपर जाते हैं तो अगर जैसा मैंने बताया कि नॉर्थ में हमारे सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में 400 साल का खजाना कहते हैं लोग पड़ा हुआ है। सेंट्रल एशिया जो है इट इज 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, या और जो इंडिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया से बड़ा सेंट्रल एशिया है हमारे पास। ठीक है, और उसकी आबादी 8 करोड़ या 10 करोड़ है। इंडिया की आबादी मेरा ख्याल है 125 करोड़ पे चली गई, ऑलमोस्ट, ऐसे भी ज्यादा है। ठीक, तो यू कैन वेल इमेजिन कि कितना ज्यादा करना पड़ा है। अच्छा, अब आप जब वेस्ट पे आते हैं तो ईसीओ है। मतलब ईसीओ में कौन कौन शामिल है? ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। 5 ये हो गई हैं, और 5 फिर नीचे आ जाती हैं टर्की, अजरबैजान, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अच्छा, ठीक, अच्छा, तो अब ईसीओ में जो है 40% ऑफ कॉटन जो है ईसीओ में उगता है। ईसीओ में तकरीबन, अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मेरा ख्याल 16% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल इस इलाके में पाया जाता है। इस तरह काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो इसमें हैं। सो इस तरह फिर जब आप साउथ में आते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि समंदर है। अच्छा, अभी हमने एग्रीकल्चर डेवलप किया हुआ है, हमने इंडस्ट्री डेवलप की हुई है, मतलब हमारा काम चल रहा है। लेकिन हमने एक और इंडस्ट्री है जिसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, उसका 1% भी नहीं एक्सप्लोर किया हुआ है। अब ये जो क्या इसको कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी है, इसमें इट इज जो एरिया है ब्लू इकोनॉमी का हमारा, वो तकरीबन जितना केपी और सिंध को मिलाने तो इतना हमारा ब्लू इकोनॉमी का एरिया बन जाता है। हमारी कोस्टल बेल्ट 1100 किलोमीटर है, मतलब ये सर क्रीक से लेकर टिल जीवनी तक जहाँ ईरान बॉर्डर आ जाता है, तो 1100 किलोमीटर हमारी ये बन जाती है। और इसका हमने एक
1 और 2% भी नहीं एक्सप्लोर किया हुआ है। इसमें ऑयल भी है। और अच्छा, व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? ब्लू जी इकोनॉमी का सिंपल मतलब डेफिनेशन है, एनीथिंग रिलेटेड टू द ओशन इज अ ब्लू इकोनॉमी। ठीक। उसमें ऑन ऑफ जो आप एक्सप्लोर करते हैं वो आ जाता है, उसमें टूरिज्म भी आ सकता है, उसमें शिपिंग भी आ जाती है, उसमें एक्वाकल्चर भी आ जाता है, उसमें हर एक चीज़ आ जाती है। अब मैं वैसे आपको एक मिसाल दे दूं कि मैं कराची से गवादर जाता हूँ, ये तकरीबन कोई 650-700 किलोमीटर, 600-650 किलोमीटर बन जाता है। देयर इज नॉट वन श्रिम्प फार्म, एक हम्म। फिश फार्म नहीं है, एक लॉबस्टर फार्म नहीं है फ्रॉम कराची टिल जीवनी। तो यू कैन वेल इमेजिन। और मैं इसको ये रिलेट करता हूँ कि थाईलैंड में लोग कहते हैं कि जिसका 4-5 एकड़ का फिश फार्म है, उसके घर के सामने मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है। सही। ठीक। तो सही। हमने तो फिशरी को ही नहीं एक्सप्लोर किया जिसको आप 3 गुना बढ़ा सकते हैं। हम्म। तो मेरा ये सिर्फ ये बताने का मकसद है कि हम में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हर एक चीज का पोटेंशियल खुदा ने हमें दिया हुआ है। ठीक। और बट बदकिस्मती है कि हमारी लीडरशिप जो है वो नहीं है जो इसको एनर्जाइज कर सके और इसको कोई डायरेक्शन दे सके। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह भी यूथ के लिए या जिसके लिए आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखें, लोग हम कहते हैं कि जी हमारा नेशन ऐसे वैसे है। नो, हमारा नेशन बहुत अच्छा है, हमारी यूथ बहुत अच्छी है। यकीन करें, ये वही नेशन है, ये वही यूथ है जो 1960 में सिर्फ एक अयूब खान ने जब लीडरशिप थी तो न कोई अमेरिकन आया था, न कोई रशियन आया था, न कोई चाइनीज आया था, न कोई ब्रिटिशर आया था। ये पाकिस्तानी नेशन ने ये पाकिस्तान बनाया था। और हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी लाए थे और हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अयूब खान के। मैं अभी पॉलिटिकल साइड पे नहीं बात करूंगा क्योंकि वो फिर अलग हम चले जाते। मैं सिर्फ ये 2 चीजें उसने दी हैं और वही जो बेस बना हुआ है 760s का, अभी तक वही बेस हमारा चल रहा है, सही। किसी ने उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि नेशन में जान है, नेशन काम करने को तैयार है, प्रोवाइडेड इसको ठीक लीडरशिप मिले। और ताकि देखिए, मुनसर होता है लीडरशिप में, बाकी सही। लोग आपके पीछे चलते हैं। तो जब ये लीडरशिप ठीक आपको मिलेगी तो इंशाल्लाह मुझे पाकिस्तान से बहुत उम्मीद है। हम्म। और ये तो आप 2047 की बात करते, मैं ऑनेस्टली विद इन डेज देखता हूं कि अगर कोई लीडरशिप मिल जाए ये कौम आपको रिस्पॉन्ड करेगी विद इन डेज। मैं आप 47 तो बहुत दूर की बात है ये। अच्छा, एक दूसरी मिसाल दे देता हूँ। जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, इनिशियल 3 साल में हमारी इकोनॉमी ने पिकअप किया था या नहीं किया था? इट पिक्ड अप विद इन 3 years पिक्ड अप। लेकिन फिर वो वही बात हुई कि वो पॉलिटिकल साइड पे चले गए, वही चीज फिर मतलब वो इतना पिकअप नहीं कर सकी जो कि करना चाहिए था। तो आई विश कि जिस तरह अयूब खान ने हमें एक बेस दे दिया था, उसमें आप उसके बाद भट्टो साहब आए थे या जो भी है, या क्या नाम है, याया साहब आए थे, या जवाल हक साहब आए थे, मुशर्रफ साहब आए थे, या नवाज शरीफ साहब आए थे, या फॉर दैट मैटर पीपल पार्टी के आए थे, जो भी है। मतलब अगर ये थोड़ा बहुत भी इसमें ऐड करते तो अभी हम एशियन टाइगर होते। और एशियन टाइगर हम बन गए थे 65 में, और लोग आते 60s में आ गए थे। ये कोरिया शौर्या ये सब आज से हमसे आकर ये सब कुछ, ये खासकर इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें हैं ये फुटप्रिंट्स ले गए थे हमसे। तो इसलिए कौम बहुत अच्छी है, सही। यंग तबका बहुत अच्छा है हमारा, दे आर इंटेलिजेंट ऑल्सो। लेकिन सिर्फ इनको एक डायरेक्शन चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए। एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडरशिप की, वो हमें एक तरह से हिंडर कर रहा है। मकबूल साहब, थोड़ा सा ग्वादर की तरफ चलते हैं। बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आपने एक पूरा जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, किस तरह हम एक तरह से प्रिविलेज्ड हैं, वी डिडंट चूज टू बी हियर, अल्लाह ताला ने हमें मुल्क इस खत्ते में इस तरह दिया। आपने बहुत अच्छा हमें पूरे एक तरह से कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है कि अपॉर्चुनिटी है क्या। अब ये सारा जो कनेक्शन है हमारा लैंड से, राइट, और पूरा आपने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अराउंड कवर कर लिया। नीचे फिर ये सी से टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड है, और आप ग्वादर को देखते हैं एज एज दैट वे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा ग्वादर पे आते हैं। ग्वादर के अंदर कोई नई बात नहीं है, आप खुद कह रहे हैं कि 15-20 साल हो गए हैं कि ग्वादर की पोटेंशियल की बात हो रही है।
लेकिन ऐसा हमें हेल्प करें कि ग्वादर कहाँ है आज, और जो आप पोटेंशियल ग्वादर का देखते हैं, जिस तरह आपने कहा कि बिल्ड ग्वादर डेवलप पाकिस्तान, तो वो कौन सी चैलेंजेस और हिंड्रेंसेस आ रही हैं और हमें क्या करना पड़ेगा टू रियलाइज दैट पोटेंशियल। तो इसके अगर आप थोड़ा आंसर कर लें तो फिर बात को आगे बढ़ाते मैं इसको थोड़ा सा BRI की तरफ आपको ले चलता हूँ। हैं। ठीक है। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये 2013 में चाइना ने इसको लॉन्च किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। और ये इकोनॉमिक एरा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इकोनॉमिक एरा के लिए चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दो चीज़ें आती हैं। एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जिसमें से 6 रूट उसने बनाए हैं चाइना से टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ जो जा रहे हैं मैक्सिमम, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और एक रूट उसने MSR बनाया हुआ है, मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड जिसको कहते हैं। अब जो ये जो SRB है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, इसमें उन्होंने 6 रोड्स बनाई हैं। वो बता देता हूँ ताकि लोगों को, अभी तक असल में हमारे लोग पढ़ते भी नहीं है, मुसीबत यह है। या तो एक रोड उन्होंने जो कॉरिडोर बनाया उसको इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया हुआ है। एक बनाया हुआ है चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके फिर नीचे जब आते हैं तो उसने फिर ये एक और बनाया है यूरो एशिया लैंड ब्रिज। वो चलता है चाइना से रशिया, रशिया से यूरोप में आता है। उसके बाद फिर जो तीसरा है वो है चाइना और वेस्ट एशिया से होता हुआ टर्की, इराक, टर्की से होता हुआ इट गोज टू यूरोप। ठीक। उसके बाद चौथा आता है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि काशगर से या चाइना को हमसे जोड़ देता है। फोर्थ जो बन जाता है वो है चाइना म्यांमार इंडिया बांग्लादेश, वो कॉरिडोर बन जाता है। और छठा जो है चाइना इंडो चाइना, जो नीचे पेनिनसुला बनता है टुवर्ड साउथ उनके, वो बन जाता है। ये तो 6 रोड बन गए। अब आ जाता है सिल्क रोड, MSR, मैरीटाइम सिल्क रोड। मैरीटाइम सिल्क रोड जो है वो चाइना की ईस्ट कोस्ट से चलता है, क्योंकि उसकी जो पोर्ट्स हैं वो सब ईस्ट कोस्ट पे हैं। उसको सिर्फ और समंदर तो लगता नहीं है, वहीं पे उसकी सारी पोर्ट्स हैं। वहां से ये चलता है, आता है स्टेट ऑफ मलाक्का में। स्टेट ऑफ मलाक्का से होता हुआ साउथ चाइना सी में आता है। साउथ चाइना सी से स्टेट ऑफ मलाक्का में आता है, उससे इंडियन ओशन में दाखिल हो जाता है। और फिर अरेबियन सी की तरफ आता है। अरेबियन सी से ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अफ्रीका भी ये टच करता है। और साथ रेड सी से होता हुआ मेडिटेरियन सी में और यूरोप चला जाता है। तो ये एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। लेकिन ये फिर बहुत बड़ी बहस बन जाती है, हम स्ट्रेट अवे CPEC पे आ जाते हैं। ठीक है। तो जिस तरह मैंने बताया कि CPEC, तो BRI का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो CPEC। उसका एडवांटेज हमें ये है कि CPEC में चाइना और पाकिस्तान डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें थर्ड कंट्री नहीं आती है। अच्छा, फिर चाइना जो है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है टू कनेक्ट काशगर विद गवादर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ CPEC। ठीक है। तो इससे मैं ये कहूँगा कि जो चाइना ने BRI बनाया है, उसका मेन कंपोनेंट या उसको चलाने के लिए उन्होंने BRI किया है। BRI का मेन कंपोनेंट CPEC है। CPEC का मेन कंपोनेंट गवादर है। और गवादर का मेन कंपोनेंट जो है वो गवादर पोर्ट है। तो इसलिए मैं गवादर पोर्ट जिस दिन ऑपरेशनल हो गया, तो ये आपका CPEC भी चलेगा, आपका पूरा पाकिस्तान चलेगा और ये पूरा रीजन चलेगा। दिस इज हाउ आई लुक इनटू इट। जी सर, एक सवाल आ रहा था, सॉरी। तो ये CPEC जो है, ये बाकी कॉरिडोर्स के साथ भी कनेक्ट होता है या ये इंडिपेंडेंटली एक अपना कॉरिडोर है? नहीं, सब कॉरिडोर इंडिपेंडेंट है। सब कॉरिडोर, हाँ, सब इंडिपेंडेंट है। उनके अपने अपने डायरेक्शंस हैं। ठीक है। लेकिन ये सारे चाइना से इमिनेट करते हैं। चाइना टू द वर्ल्ड उनका सब करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब जो ग्वादर की जो इम्पोर्टेंस है, अच्छा, गवादर की, जी हाँ, गवादर की इम्पोर्टेंस देखें। जो गवादर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि खुदा का एक तोहफा है जो गवादर पोर्ट है। मतलब ये कुदरत ने बनाया हुआ है। डीप सी पोर्ट कुदरत ने इसको बनाया हुआ है। एक हैमर हेड आता है, वो उसका ब्रेक वाटर का काम करता है। ये खुदा ने हमें एक तोहफा दिया हुआ है गवादर।
अच्छा, डीप सी पोर्ट का जो ये है 120 बर्थ जो अभी तक फिजिबिलिटी बननी है, जो हमने सुना है, पहले हमने 80 बर्थ का सुना था, फिर 100, अभी कहते नहीं 120 बर्थ बन सकते हैं। और इसमें 2 लाख डेड वेट टनेज का जहाज आकर खड़ा हो सकता है, बल्कि लेटेस्ट जहाज इस पे आकर खड़ा हो सकेगा। ठीक है। अच्छा, जो जो डीप सी पोर्ट होता है वो 18 मीटर तक होता है, लेकिन इसमें इतनी खूबी है कि ये 4 मीटर और भी नीचे जा सकता है। ये जमीन इतनी अच्छी है, मैंने 22 मीटर तक की और भी नीचे जा सकता है। ठीक है। इसका मतलब है कि ज्यादा भारी जहाज जो बड़े है से वो बड़े जहाज बड़े से आकर बड़े यहाँ पे जहाज आ सकते हैं। ठीक लंगर अंदाज हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो 120 बर्थ बनेंगे और 200 डेड, बड़े से बड़ा जहाज आकर लगेगा, मदरशिप आकर लगेगा। और जो इसमें और भी मतलब इस तरह इसकी काफी खूबियां बन जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये सर थर्टी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये रिलेटिवली स्पीकिंग लेट्स से अगर हम शंघाई से कंपेयर करें या अच्छा, ओके, लेट मी उसमें कंपेयर। किधर आता है? जी ओके, जी। लेट मी कंपेयर इट। देयर आर 10 बिगेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक। जो सबसे पहले आती है शंघाई आती है, हम्म, उसके बाद सिंगापुर की आती है, उसके बाद शेंजन की आती है, हम्म, और अभी बाकी तो मैं थोड़ा सा याद जबानी नहीं है, लेकिन जी। जो 9th है, बस इसमें 6 जो है चाइना की है, एक कोरिया की है, और एक ऑस्ट्रेलिया है की है, और एक जो है 9th जो बिजनेस पोर्ट है वो दुबई आता है। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। हमारा करंट और कराची जो पोर्ट करंट है, कासिम जी। ये पोर्ट कासिम वगैरह तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। दे कुछ भी नहीं मतलब। ठीक। अच्छा, अब वो जो चाइना का शंघाई है, जो मैंने लेटेस्ट पढ़ा था, जो मैंने आज से कुछ साल पहले पढ़ा था, क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती है, डाटा चेंज होता रहता है, तो वो तकरीबन 35-37 मिलियन TEU तक काम कर सकता था। जबकि हम पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है, ये 40 मिलियन TEU का काम कर सकता है, जो अच्छा। फिजिबिलिटी। अच्छा, तो मतलब शंघाई से बड़ा। शंघाई से भी बड़ा ही है। अच्छा, फिर शंघाई जो है वो अगर ट्रांसशिपमेंट करता है 40 मिलियन 35 या 37 मिलियन TEU की, उसके ऊपर ट्रांजिट ट्रेड नहीं कर सकता है। हम तो पूरा, हमारे ऊपर सेंट्रल एशिया डिपेंडेंट है, जिसका ट्रांजिट ट्रेड का हम फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। तो एनी हो, अच्छा, मैं इसको ये कहता हूं कि देखें, अगर दुबई दुबई हमसे तकरीबन 700 किलोमीटर आगे है। ठीक। तो अगर दुबई 9th बिजनेस पोर्ट बन सकता है, तो उससे तो हम पहले हैं। तो वाई कांट वी बिकम 9th बिजनेस पोर्ट? चले, मैं 40 पे नहीं जाते, तो और दुबई जो है वो 14 मिलियन, अभी मेरा ख्याल 17 या 18 मिलियन TEU तक काम करता है। तो हम तो 40 मिलियन TEU तक काम कर सकते, तो हम क्यों नहीं उसको कंपीट कर सकते हैं, या क्यों नहीं? और फिर जितना भी समंदर का रास्ता है, वो जहाज हमारे से होकर आगे हाँ, जाते हैं मतलब हम दुबई। रूट पर हैं, हम रास्ते रूट में पे हैं हैं, एक तरह हम से। रास्ते जी में आ जाते हैं। जी और फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में से जब गुजरता है, तो अगेन वहां पे रास्ता तंग हो जाता है, और शिप इंतजार करते हैं, फिर क्यूर बना देते हैं, उधर भी टाइम वेस्ट होता है। ठीक। अच्छा, फिर जो जो दुबई का जो है पोर्ट है, वो तकरीबन कोई 60-70 बर्थ पे है। ओके। हम और डेप्थ? 120, और डेप्थ भी है, वो मेरा ख्याल है कोई 16 या 18 मीटर तक है, ठीक। लेकिन उनको ड्रिजिंग करनी पड़ती है, बड़ा उसमें खर्चा करना पड़ता है, और जहाज को दूर से पकड़ कर लाते के खड़ा करते हैं, तो उसमें बड़ा टाइम वेस्ट होता कॉस्ट है, होता मतलब होगा, ये कोई टाइम लगता है। ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर दुबई 9th बिजनेस पोर्ट बन सकता है, तो अगर हम अपनी पोर्ट ऑपरेट करते हैं, तो 9th तो हम पहले दिन ही बन गए 9th बिजनेस। अगर चाइना का हमें कुछ थोड़ा सा ट्रांसशिपमेंट के लिए मिल जाता है, अगर जिस तरह ये हम कनेक्ट होता है काशगर से, तो कभी हमें अगर कोई सामान वगैरह मिल जाता है, तो यकीन करें हम ये ट्रांसशिपमेंट का टर्म अगर थोड़ा समझा दें हमारी ऑडियंस के अच्छा, लिए प्लीज। ट्रांसशिपमेंट का ये है कि ट्रांसशिपमेंट में बड़े जो समंदर के थ्रू 90% बाई वैल्यू, ना बाय वॉल्यूम, आपका बिजनेस होता है। ओके। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है 80 to 90% तक वो थ्रू सी होती है। ठीक। ठीक है, बाय वॉल्यूम। और 70% बाय वैल्यू ओके। वो भी समंदर से होती है। ठीक। ठीक है। तो इसका मतलब है कि बाकी जो आपका है वो बाय ट्रेन हो जाती है, उसके बाद आता है, उसके बाद बाय रोड आ जाता है, उसके बाद फिर बाय एयर आ जाता है, बाय ये एयर। आ जाता है। ठीक। तो जब आप ट्रांसशिपिंग की बात करते हैं, तो जब इतना ज्यादा कारोबार होता है, तो वो आजकल, पहले पहले जमाने में यही था कि सामान इसी तरह
कट्टियां बनाकर बंद करके रख देते थे। अब उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी सब सामान कंटेनराइज्ड होगा, मतलब अच्छा 10 by 20 फीट का कंटेनर हो गया, या बड़ा कंटेनर जो 40 फीट का होता है वो भी हो सकता है, लेकिन 20 फीट का जो है नॉर्मल हम लेते हैं। तो 20 मतलब मदरशिप जो अभी हैं वो तकरीबन मेरा ख्याल है 8, पहले तो जो मैंने पढ़ा था 8,000 कंटेनर एक मदरशिप में आ सकते हैं। अभी इससे भी ज्यादा सुनने आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वैसे चले 10,000 एक फिगर ले लेते हैं और इसके लिए वैसे बातचीत करने के लिए, तो अगर 10,000 का मदरशिप आता है और किसी पोर्ट पे मदरशिप आता है और पोर्ट पे लग आकर डॉक होता है, तो वहां पे वो 10,000 कंटेनर उतार देता है, उतार देगा। ठीक है, उतार देगा। ठीक है, और जो दूसरे डेस्टिनेशन वाले उनको अपने पास उठा आकर लेगा और आगे चलेगा। ठीक है, ये 10,000 को लेने के लिए हर मुल्क का छोटा शिप आ जाता है। अच्छा 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 तो अच्छा। वो आकर अपने कोई 10 कोई 2,000 का होगा, कोई 3,000 के ओके वो शिप्स आकर इसका ले। तो ये है ट्रांसशिपमेंट। मतलब इसका मदरशिप मैं समझ गया, इसका ताल्लुक ये नहीं है कि ये कार्गो जो है ये कंट्री में यूज होगा, ये सिर्फ एक हब की तरह जो है वो हाँ क्रिएट हाँ, होगा। वहीं पे ओके जिस तरह ट्रक का अड्डा आता है ना, ट्रक के हाँ अच्छा अड्डे के अच्छा ऊपर अच्छा। सामान अनलोड हो गया ना, जी जी उसके जी बाद जी छोटी छोटी छोटे सुजुकी छोटे आती है और दुकानों पे ले जाती है। तो समझ इस तरह समझ यहाँ पे हर मुल्क का सामान आएगा, उधर ही अनलोड हो जाएगा कंटेनर्स, और वही कंटेनर दूसरा शिप आकर ले समझ जाएगा। तो समझ दिस गया। इज ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, जबरदस्त जी ट्रांजिट जी। ट्रेड में फिर थोड़ा सा ट्रांजिट ट्रेड ये हो जाता है कि जो लैंड लॉक कंट्री जो इनका पोर्ट नहीं होता है, हाँ तो वो जो हाँ नियरेस्ट पोर्ट होता है उसके ऊपर वो फिर ट्रांजिट ट्रेड करते हैं। जिस तरह ओके ओके ओके। अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, तो हमें तो खुदा ने ट्रांसशिपमेंट की अलग एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है। मतलब जो मैंने कैलकुलेट किया है, मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मेरे इतना आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल आल्सो, कि हम $80 बिलियन पर एनम कमा सकते हैं गवादर पोर्ट अगर ऑपरेट हो जाता है। ये 80 ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट ट्रेड मिलाकर मतलब है कि मैंने तो ट्रांसशिपमेंट का वर्कआउट किया, आप इसको थोड़ा सा थोड़ा और भी बड़ा इसमें शामिल। ओके, माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। फिगर गलत कह रहा हूँ, 80 नहीं है, ठीक 50 है, चले 50 भी नहीं है, 40 है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। ठीक $20 बिलियन का, तो हम हर साल 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन के लिए कभी सऊदीज या अरब ब्रदर्स से रिक्वेस्ट करते हैं, कभी IMF के पास जाते हैं, कभी सही सही। किसी से मांगते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि यार देखें, 120 बर्थ तो बनते बनते भी आपको काफी अरसा लगेगा, तो आप पहले 10-15 बर्थ बना लें, तो 10-15 काम बर्थ शुरू करें। आपको 5-10 बिलियन डॉलर दे सकते हैं, जिससे आपकी देखिए ये बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, पोर्ट में जो बिजनेस होगा वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक, तो ये ट्रांसशिपमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक अभी हम आ जाते हैं ट्रांजिट ट्रेड पे। ट्रांजिट ट्रेड, ठीक। ट्रांजिट ट्रेड क्या है कि अफगानिस्तान है, लैंड लॉक्ड है, उसका हमेशा से अफगानिस्तान, अगर आप पास्ट में भी चले जाएं, अफगानिस्तान का रुख बिजनेस का था वो थ्रू पाकिस्तान पाकिस्तान प्रेजेंट है, और इससे इंडिया जाता था, यही वाघा बॉर्डर और यही सारे रूट यही इस्तेमाल होता था, इसी से सारा बिजनेस होता था। समंदर के लिए वो हमारे पास कराची आता था, उसका अभी भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड कराची आता रहता है। ठीक है, तो ये अगर हम इस तरह करें कि कॉन्सेप्ट ये बना लें कि कराची हमारा नेशनल जितना भी कार्गो होता है इंटरनल डोमेस्टिक पर्पज के लिए इस्तेमाल हो, और गवादर हमारा इंटरनेशनल मतलब है कि फॉरेन कंट्रीज के। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि इसको कराची को डोमेस्टिक पर्पज के लिए इस्तेमाल करें और इसको गवादर को इंटरनेशनल बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें। तो इसमें फिर इसमें चाइना भी आ जाता है, इसमें सेंट्रल एशिया भी आ जाता है, और इसमें मतलब जितने भी लैंड लॉक कंट्री है इस साइड के ये भी आ जाती हैं। तो इनको तो ट्रांजिट ट्रेड के लिए तो बड़ा एक फायदा पहुंचता है। अभी आप देखें दुबई जो है, दुबई की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि जब आप कंपैरिजन में बात करते हैं तो दुबई दो चीजों से चल रहा है, एक ट्रांसशिपमेंट है उसकी और एक उसका टूरिज्म है मेनली, ये दो चीजें। बाकी थोड़ा बहुत ट्रेड व्रेड शायद वो भी ट्रेड इतना नहीं है क्योंकि तो दो चीजों से चल रहा है। अब अगर हम ट्रांसशिपमेंट, मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमारी लोकेशन उससे बेहतर है, अगर हम वो भी कर लें ट्रांसशिपमेंट की, और टूरिज्म में भी मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं कराची से गवादर जब जाता हूँ, ये तकरीबन 600-650 किलोमीटर बनता है। जितनी खूबसूरत लैंडस्केप और बीचेस हमारी हैं दुबई की नहीं है इतने खूबसूरत।
ये मैं नहीं कि उसको मैं बिलिटल करना चाहता हूँ, उसको ये करना चाहता हूँ, लेकिन हमारा लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है, टर्कॉइज सी वाटर है और बड़ी इतनी खूबसूरत साइटें कि आदमी रह रहे हैं। तो हम अगर ये दो चीज़ें भी कर लें और इसके अलावा ट्रांजिट ट्रेड है, ये हम कर सकते हैं। ट्रांजिट ट्रेड जिस तरह मैंने बताया पूरे ये सेंट्रल एशिया पे डिपेंडेंट है और 400 साल का खजाना नेचुरल रिसोर्सेज है। तो मैं इनको ये कह रहा हूँ कि गवादर और पसनी के दरमियान अगर हम एक इंडस्ट्रियल सिटी बनाएं, क्योंकि देखें इंडस्ट्रियल जितनी भी डीप सी पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट्स होती हैं, इंडस्ट्री बेस उधर लगता है क्योंकि रॉ मटेरियल आता है और उधर से एक्सपोर्ट आप बनके करते फिर हैं, बजाय एक्सपोर्ट इसके है। कि आप आगे ले जाएं, दूर ले जाएं, फिर आप कंट्री ले जाएं, तो आपका टाइम उसमें वेस्ट होता है। तो अगर हम एक यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी ऑलरेडी इज ए प्लान है। अच्छा, फिर एक ऑयल सिटी का कॉन्सेप्ट था कि ऑयल सिटी यहाँ पे बनाए, जो कि कॉन्सेप्ट यही था कि फिर यहीं से जो मिडिल ईस्ट से जितना भी आया, सऊदी अरेबिया से या यहाँ से फिर ईरान से, वर्ल्ड को। वो इधर आकर साफ हो जाए और फिर बजाय इसके कि आप रॉ ये भेजें तो ये साफ आप भेज सकते हैं टू चाइना। खासकर चाइना के लिए तो बहुत एडवांटेज है इसका, क्योंकि चाइना स्टेट मतलब ऑफ, रिफाइनरी ग्वादर के साथ हाँ, होगी। रिफाइनरी ग्वादर और पश्चिमी के दरमियान में, बल्कि दो रिफाइनरीज का था कि हमने सुना था कि ये लगेगी, बट ऑफ कोर्स वो नहीं हो सकता है। अभी मैंने एक और सजेशन मैं लोगों को देता हूँ कि आप एक तो इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्री आप पे आ जाए और बहुत सूट करती है। आप लोकेशन देखेंगे ना एक्सपोर्ट, तो हाँ पूरा एक्सपोर्ट। पूरा मतलब है कि आपके साथ ईस्ट इंडिया आ जाता है, आसियान आ जाता है, साउथ में आपका पूरा अफ्रीका आ जाता है, वेस्ट में आपका ईसीओ आ जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हम एक इंडस्ट्रियल सिटी और ऑयल सिटी के अलावा एक मिनरल सिटी बना दें। मिनरल सिटी का मतलब यह है कि आपका पूरा बलूचिस्तान मिनरल में रिसोर्स में भरा पड़ा है, केपी के पड़ा हुआ है, अफगानिस्तान में somebody से 1 ट्रिलियन का नेचुरल रिसोर्स है, somebody से 3 ट्रिलियन का नेचुरल रिसोर्स है अफगानिस्तान में। फिर आप सेंट्रल एशिया को लेने तो अगर ये सब आप आते हैं, देखें आजकल वो जमाना नहीं है कि आप वैल्यू एडिशन करते हैं। जी जी। वैल्यू एडिशन हमारा हो ही नहीं रहा है। वही देखिए वैल्यू एडिशन हमसे कॉटन बांग्लादेश ले लेता है, वो तो नहीं उगाता है, और वो वैल्यू एडिशन करके वो आज कहाँ उसकी इकोनॉमी पहुंची कम। तो अगर हम ये रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन करें बजाय इसके हम ये नेचुरल रिसोर्सेज वैसे बेचते रहें, तो आई थिंक वी कैन अर्न बहुत ज्यादा। अच्छा, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी निकलेंगी जी बिल्कुल, मैं और वही सोच रहा आप था। जर मुबादला भी इससे कमा सकते हैं। तो दिस इज माई कॉन्सेप्ट, ये है कि यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी भी। ठीक है। कर्नल साहब, अब मुझे जहन में ना थोड़ा सा वो सिनिक वाला दिमाग भी आ रहा है कि इतनी सारी जब अपॉर्चुनिटी है, इतना सारा जब पोटेंशियल है, मुझे बात समझ आ गई, आई एम श्योर ऑडियंस को भी समझ आ गई। अब मसले कहाँ आ रहे हैं, मतलब ये क्यों नहीं हो पा रहा, क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या हर्डल्स हैं कि क्या हम उस डायरेक्शन में हैं, या मतलब अगर इफ इट्स अ जर्नी तो चलें ठीक है, पॉजिटिविटी है कि आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ और चीजें होनी चाहिए ताकि हम स्पीड पकड़ लें या सही डायरेक्शन पे आ जाएं। हमें थोड़ा ये समझने में हेल्प करें कि कहाँ मसले आ रहे हैं। देखिए, मैं 20 सालों से गवादर के बारे में सोच रहा हूँ, 20 साल। मुझे एक नेगेटिव पॉइंट गवादर में, और ये मैं आपको सिंसियरली बता रहा हूँ कि मैं जब उसकी पोटेंशियल की बात करता हूँ, हर एक चीज की बात करता हूँ। मैं 2000 में वहां पे था, वहां पे एक एफआईआर नहीं थी गवादर। सेफ है मतलब। बस इतना सेफ था। मैं अभी है नहीं की बात नहीं कर, मैं था ओके। की बात कर रहा हूँ, 2000 की बात कर रहा हूँ। ठीक। अफगानिस्तान ईरान से जितना भी खाने पीने का सामान था, क्योंकि रोड उस वक्त नो कोस्टल हाईवे नहीं बनी थी, तो गवादर से कराची का डिस्टेंस 36 आवर्स में तय होता था, एक बस दिन में चलती थी। ठीक और है। वो भी अगर रास्ते में बारिश हो जाती थी तो या खराब हो जाती, उधर ही खड़ी हो जाती थी, फिर उसको एक एक हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। ठीक है। तो खाने पीने का जितना सामान था वो ईरान से आता था, सुबह आता था, जिसमें लैंड क्रूजर में सामान आ जाता था, और इसमें डबल रोटी भी होती थी, चिकन्स भी होते थे, सब्जियां भी होती थी, मतलब ग्रोसरी हर एक चीज वहां से आती थी। और ये लोग इतने पक्के पाकिस्तानी थे कि खाते ईरान से थे लेकिन जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगाते। ठीक। ठीक है। ठीक। अच्छा, चोरी अगर रास्ते में कोई गाड़ी, ये ट्रैक्स थे, मतलब कच्चा ट्रैक्स थे, रोड पक्की तो थी नहीं, तो जहाँ गाड़ी खराब हो जाती थी वहीं पे गाड़ी सामान के साथ छोड़ देते थे। ड्राइवर और जो लोग थे वो आ जाते थे, दूसरे दिन मैकेनिक चला जाता था और वो गाड़ी को
लेकर आज ठीक करके ले आता था, कोई समाज का चोरी नहीं होती। ये मैं आपको 2000 की बात कर रहा हूँ, कोई पुरानी सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक सेंचुरी कर गई है, ठीक है। अब हमारी बदकिस्मती देखें कि 2002 में फिर ये गवादर पोर्ट हुआ, लोगों ने बड़ा वेलकम किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों ने इतना ज़्यादा वेलकम किया, जो लोकल्स लोग थे वहाँ पे बलोच, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया और खुश थे कि ये। लेकिन बदकिस्मती से फिर 2006 में मेरा ख्याल है भुट्टो साहब को मार दिया, उससे थोड़ा सा हालात हो गए। बीच में फिर डॉक्टर नजर आ गया, जिसके आई डोंट नो कि क्या ऊपर इनकी बातचीत हुई थी कि वो मजबूर हो गया कि पहाड़ों पे चला गया और फिर उसके साथ यूथ भी चली गई, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, जब हमने इतना मेगा प्रोजेक्ट करना था, तो जब मेगा प्रोजेक्ट करते हैं, देखें उसके लिए सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए होते हैं। बिल्कुल। देखें, एक मालदार आदमी क्यों जाएगा गवादर इन्वेस्टमेंट के लिए, जब वो कहता है यार मेरी जान को खतरा है, मैं क्यों जाऊँ। ठीक, तो मैं ये कहूँगा कि देखें कुछ चीज़ें गलतियाँ हमसे पॉलिसीज में हुई हैं, उसको एड्रेस किया जाए। और मैं तो ये कहूँगा जो लोग पहाड़ों पे भी गए हैं, देखें ये पाकिस्तानी हैं, कहीं अगर हमसे गलती हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने लोग हैं ये, उनको बुलाएं और उसको बोलें आप आ जाए, ये आपका अपना मुल्क है। और वो इधर रह रहे थे, कुछ भी नहीं था, ये ऑनेस्टली चोरी नहीं थी, लड़ाई नहीं थी 2000 में जब मैं था, ये सब कुछ जो हुआ है 2006-07 के बाद। ठीक है। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि ये जब कोस्टल हाईवे बनी थी, ये 2004-05 तक कंप्लीट हो गई थी। लोग इतने खुश थे कि परवेज मुशर्रफ का कहते हैं हम मुजस्समा बनाएंगे गवादर में। अच्छा, ठीक, क्योंकि जन परवेज मुशर्रफ ने तीन बड़े अच्छे काम है। कोस्टल हाईवे बना दी थी रिकॉर्ड टाइम में, बड़ा तेजी से पोर्ट बना दिया था, डीप सी पोर्ट बन गया था, 2002 में शुरू था, 2005 में कंप्लीट हो गया। मेरानी डैम बना दिया था, जो इनको पूरा, ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट जन मुशर्रफ ने विदिन 4-5 ईयर के थे। लेकिन बदकिस्मती से आप कहें कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ है, अभी वो पॉलिटिकल बातें वो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जिससे ये हालात खराब हो गए। बट आई एम श्योर कि देखें, अगर आपने इस मेगा प्रोजेक्ट को चलना है तो आपने वहाँ के लोकल लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा हिस्सा है, इस मुल्क का हिस्सा है, हमारे हिस्से हैं, और वो दे आर एज लॉयल या एज पैट्रियट जिस तरह बाकी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और बातचीत से ये चीजें हल करनी पड़ेंगी। ये हर एक चीज को बंदूक से करना, ये कोई थोड़ी सी, मैं क्योंकि मैं आई डोंट बिलीव इन फोर्स, मैं डायलॉग पे बिलीव करता हूँ कि इनके साथ डायलॉग होने चाहिए। और इसमें तो इतनी इंसेंटिव्स हैं, मतलब अगर एक ओवरऑल पोटेंशियल है, रेवेन्यू पोटेंशियल है, तो नेचुरली लोकल जो वहाँ की आवाम है उनका भी इसमें से फाइनेंशियल बेनिफिट निकलेगा। तो ये तो बड़ी बहुत ज्यादा बेनिफिट, इसलिए तो मुजस्समा बनाया। देखिए उस वक्त जमीनों की कीमत हंड्रेड्स में रुपीज में थी पर एकड़, अभी वही करोड़ों लाखों करोड़ों में चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको फायदा हुआ है, तो अच्छा है। देखिए ये उनकी किस्मत है कि वो वहाँ के बासी हैं और उनको फायदा होना भी चाहिए, उनको फायदा देना भी चाहिए। मतलब क्यों, उनकी जमीन है, वो हजारों साल से वहां पे रह रहे, ये उनकी चीज है, जिस तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें मतलब उनको फायदा देना चाहिए। और इसी तरह फिर जब आप इसकी बात करते हैं लोकल्स की, तो मेरा मतलब वही गवादर एंड सराउंडिंग या ये जो मकान डिवीजन है, इसको फायदा देना चाहिए। और फिर ये फायदा बलूचिस्तान के प्रोविंस को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बलूचिस्तान प्रोविंस हमसे बहुत पीछे रह गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एजुकेशन में, बाकी इकोनॉमिकली। तो देखें अगर गवादर बलूचिस्तान में है तो लेट बलूचिस्तान गेट डेवलप, उसको डेवलप होना चाहिए। तो बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो अगर बलूचिस्तान डेवलप होगा तो पाकिस्तान डेवलप होगा। ठीक है। तो मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि जब आप इतना मेगा प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो इसके लिए आपको सिक्योर एनवायरनमेंट देना चाहिए। ठीक है। सिक्योर एनवायरनमेंट के अलावा इट विल बी डिफिकल्ट, और इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना इनको बना दिया गया कि ऐसे नहीं। दे आर एज लॉयल पीपल, एज पेट्रियट, जो सिर्फ बात होनी है, सिर्फ बात होनी है, डायलॉग होना है। ठीक है।
और दूसरा ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती हैं, बिजली, पानी, हेल्थ, स्कूल आपने मेंशन किया, तो अगर कोई लेट्स से एक इंडस्ट्रियल सिटी बनना है तो एक इन्वेस्टर के दिमाग से अगर हम सोचें, जो इन्वेस्टर हमें सुन रहे हैं, वो क्या-क्या कंसिडरेशंस करें? क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट है, आपने मेंशन किया, और गवर्नमेंट लेट्स से अपना काम करे, उसमें बात आपका पॉइंट आ गया। लेकिन प्राइवेट लेवल पर जो इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड हो जाए, उसके अलावा क्या कंसिडरेशंस होनी चाहिए व्हाइल कमिंग देयर? देखिए, गवर्नमेंट का काम है सिक्योर एनवायरनमेंट देना, बिजली, पानी और रोड नेटवर्क देना, ये गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक। ठीक है ना? तो अब ये भी देखें ना, अब गवर्नमेंट पानी के ऊपर भी इतना ज्यादा देखें, समंदर साथ है, और समंदर के साथ आप पूरा ये कर सकते हैं, मतलब दुबई समंदर के पानी से चल रहा है, डिसैलिनेशन, जी, डिसैलिनेशन का ये पूरा। ग्वादर क्यों नहीं चल सकता है? लेकिन खुदा ने फिर भी यहाँ पे बारिशें करती हैं। अभी 2 डैम बन गए हैं, एक आकड़ा डैम है जिसमें काफी पानी आ गया है, एक सवाड़ कोर है, एक शादी कोर पे काम हो रहा है। ये 3 डैम ग्वादर के नॉर्थ में है और ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। तो इनमें पानी आ गया है, तो नेक्स्ट 5 टू मेरा ख्याल है 5 to 6 7 ईयर हमें कोई पानी का प्रॉब्लम होगा भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि देखिए, समंदर है, सारी दुनिया डिसैलिनेशन प्लांट पे काम कर दिया, आप भी लगवा रहे हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, अभी हम बिजली ईरान से ले रहे हैं, अच्छा। तो इसमें आजकल कोल जो अभी एक कोल के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, वहां पे पावर प्लांट लग रहा है, कोल का पावर प्लांट ओके। लग रहा है 300 मेगावाट का। इसके अलावा एक सोलर पे भी मेरा 60 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लग रहा है। और ठीक, इसको कौन, ये गवर्नमेंट लगवा रही है ये या कोई? गवर्नमेंट करेंगे, ये गवर्नमेंट ठीक। करेंगे, दोनों चीजें गवर्नमेंट करेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें अगर गवर्नमेंट दे दे, तो उसके अलावा फिर देखें, प्राइवेट इन्वेस्टर तो आएगा आएगा। जब ये चीजें आप देंगे, तो प्राइवेट, गवर्नमेंट का काम नहीं होता है डेवलप करना, ये प्राइवेट इन्वेस्टर आते हैं, डेवलपमेंट वो करते हैं, वो बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे डेवलपमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन उसके वाजे कर देते हैं कि ये रूल रेगुलेशन। हम्म। ठीक, तो मैं तो ये कहता हूँ कि क्यों गवर्नमेंट इतना देर कर रही है, क्योंकि 2005-6 में तो पोर्ट कंप्लीट हो गया था। हम्म। अभी तक पीने का ठीक है पानी है, लेकिन उस तरह रसाई नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। स्केल, मतलब स्केल नहीं कर पा रहा, हाँ, ग्रोथ नहीं कर ठीक पा है, रहा। बिल्कुल। और इस तरह बिजली है, तो अभी तक ये पावर प्लांट को लग जाना चाहिए। तो अभी 15 साल हो गए, अगर ये 2 चीजें नहीं हुई हैं, तो मैं तो गवर्नमेंट को फिर ये करूंगा। लेकिन ये है कि पोटेंशियल बड़ा है, आज वहाँ पे पावर प्लांट लग जाता है, तो 300 मेगावाट अच्छा मतलब बिल्कुल। प्रोजेक्ट है। इसके अलावा फिर आदमी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये एक गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो जरूर देनी चाहिए, ताकि लोग हैं। अच्छा, अभी इंटरनेशनल ग्वादर पोर्ट जो 5 बर्तें बनी हुई हैं, अभी हम सुन रहे हैं कि 10-15 बर्तें और शायद 2025 तक ये बना रहे हैं, दिस व्हाट प्लान में है। इस तरह ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, वो भी 2021-22 तक, मेरा 2022 तक उसका भी ये है, कंप्लीशन डेट है। और ये एशिया का मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है, जिसमें मेरा ख्याल 747 जम्मू लैंड कर सकेगा। ओके। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं इनको ये कहता हूँ कि आप ट्रांसशिपमेंट शुरू कर दें, हाँ। ताकि वो जो एक इकोनॉमी, बिजनेस का हाँ। हाँ चलना शुरू हो जाए। देखिए, ट्रांसशिपमेंट होगी, मजदूर आएंगे, उनको रहने की जगह चाहिए होगी, रहने की जगह के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उनको खाना चाहिए होगा, होटल चाहिए होंगे। ठीक है, तो तो ये सब फिर फीचर्स चलना शुरू हो जाएगी। ये सर्कल में चीजें जब शुरू होंगी, तो दिस इज हाउ आई फोरसी और थिंग। और ये ट्रांसशिपमेंट का बिजनेस जो है, ये क्या प्राइवेट लोग करते हैं या गवर्नमेंट खुद करती है ये नहीं नहीं, ये प्राइवेट? प्राइवेट लोग करेंगे, जो शिपिंग लाइंस होती हैं वो करते शिपिंग हैं। लाइंस की तरह बस, शिपिंग मतलब। लाइन करते हैं, हाँ वो करते हैं, गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट सिर्फ हर पोर्ट के जो है इंटरनेशनल रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल पोर्ट बनता है उसके इंटरनेशनल रूल्स हैं। ठीक। थोड़े बहुत आप उसको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रूल्स को तो नहीं आप अमेंड कर सकते हैं। ठीक। और ये फिर डीप सी पोर्ट है, तो इस पे तो वही इंटरनेशनल रूल्स लागू होते हैं। लागू हो जाता है। मेरा मतलब है कि इसमें कोई इतना, और कौन सा हम नया बना रहे हैं। देखें, शेनज़ेन और गवादर में कोई फर्क नहीं था। ठीक है, शेनज़ेन भी फिशिंग मैन विलेज था, 80s में उस पर काम शुरू हुआ और बाय 2000 फुल फ्लेज पोर्ट बना, और अभी वो 3rd बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है।
हम भी वही फिशरमैन विलेज हैं। शेंजन से हमारी लोकेशन, शेंजन ट्रांसशिपमेंट अगर कर सकते हैं हम ट्रांसशिपमेंट भी कर सकते हैं, और वो भी मेरा ख्याल 34 मिलियन TEU तक या 35 मिलियन TEU तक काम कर सकते हैं, हम उससे ज्यादा कर सकते हैं। वो ट्रांजिट ट्रेड नहीं कर सकते, हम तो पूरा ट्रांजिट ट्रेड कर सकते हैं सेंट्रल एशिया या। तो ये चीजें इसको देखें, मैं इनको ये कहता हूँ कि गवादर इज अ मेगा मेगा प्रोजेक्ट। इसी तरह चिपैक है, चिपैक को जब आप लेते हैं तो इसके साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, ये सब चीजें इसका हिस्सा है, चिपैक का हिस्सा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है तो इसके लिए वन हैज टू एम्प्लॉय प्रोफेशनल, एक अथॉरिटी बने जिसमें प्रोफेशनल्स हो, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करे। अगर आपने सबको चाइना पे छोड़ दिया कि वो करे, तो आई एम नॉट इन दैट फेवर टू बी वेरी। हाँ, चाइना के साथ हम कोलैबोरेट करना चाहिए, बल्कि हम हर एक मुल्क के साथ हमें कोलैबोरेट करना चाहिए, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो इंडिया है। देखिए ये बिजनेस वेंचर है, बिजनेस वेंचर। देखिए चाइना और इंडिया की क्या दुश्मनी नहीं चल रही है, अभी लड़ाई हो रही थी, उन्होंने कोई अपना ट्रांजिट ट्रेड बंद किया है, वही उसकी नीड है, वो तो नीड है। ठीक है, अमेरिका और चाइना की भी कोल्ड वॉर चल रही है, अभी तो वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं चाइना के, तो क्या उन्होंने अपना ट्रांजिट ट्रेड खत्म कर दिया है? नहीं, अपना ट्रेड तो वो कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमें भी इसको एक मेगा मेगा प्रोजेक्ट है, और खुदा ने इसकी बड़ी अच्छी लोकेशन दी हुई है, ठीक है। तो इससे अच्छा, मैं शेंजन की तरफ, शेंजन उनका ये था, कॉन्सेप्ट था, बल्कि मैंने कहीं पढ़ा है कि वो कहते हैं कि शेंजन इन द ईस्ट, काशगर इन द वेस्ट। ये चाइनीज कहते हैं कि वो काशगर को इतना डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन काशगर का बेस जो होगा वो शेंजन ही होगा, गवादर होगा। और गवादर से काशगर जो और गवादर के दरमियान तकरीबन हमारा जो पंजाब है 2500 और 500 आगे 3000 किलोमीटर का है। ट्रायंगल की तरह बन जाएगा ये, दो पोर्ट्स। और हाँ, लेकिन उनका अपने जो पोर्ट्स हैं वो उसे 600-700 किलोमीटर बन जाती है। ठीक। तो ये 3000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस बचाएगा, ट्रैवलिंग टाइम बचाएगा, तो ये बहुत बड़ा उसको एडवांटेज है। अच्छा, फिर उनकी जो पोर्ट है, अब पोर्ट है वो किसी हद तक सामान ले सकता है ना, ओवरलोड हो गई उसकी, सही, और बन नहीं सकती। ऑलरेडी चाइना की 200 पोर्ट्स हैं, जिसमें 6 तो की बिजनेस पोर्ट जो है, और बाकी जो है छोटी बड़ी पोर्ट्स हैं, लेकिन हर एक चीज की कैपेसिटी होती है। तो वो अगर 6-7,000 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ले जाएंगे, काशगर वेस्ट में है, वो ईस्ट की तरफ ले जाएंगे, और फिर उसको फिर 15,000 किलोमीटर चाइना के ईस्ट कोस्ट से जब आप आएंगे वर्ल्ड में, समंदर के रास्ते आएंगे, तो ये तो आपको तकरीबन लगेंगे कोई 4-5 वीक्स तक लगेंगे, 1 महीने तक तो लगेगा। ठीक, यहाँ से आप स्ट्रेट अवे काशगर से विद इन मैक्सिमम 1 हफ्ते में पहुंच जाएंगे, इससे भी कम पहुंचेंगे, क्योंकि अभी मोटरवे बन गई है, तो वो से आपका डिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि काशगर इन शेंजन इन दी ईस्ट, काशगर इन दी वेस्ट, काशगर का बेस गवादर होगा, तो यू कैन। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही कर्नल साहब, थोड़ा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। समरी के अंदर आई थिंक होपफुली हमारा जो इंटेंशन था कि लोगों को इस पोटेंशियल का समझ आए। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है कि यूथ और ओवरसीज पाकिस्तानीज जो यूटीपी की यूटोपिया की ऑडियंस है, उसके लिए मैं फील कर रहा था कि ये टॉपिक थोड़ा बताया जाए। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पोटेंशियल एक्सप्लेन किया, और साथ ही साथ आपने बहुत ही रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज भी शेयर की हमारे साथ, जो कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं। जी फिरजाद साहब, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी, ये पोटेंशियल तो मैंने आपको बता दिया है, तो आपने शेर व शायरी का क्या था? जी जी जी, जरूर 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 जी। तो ऐसे हुआ कि जब टाइम तो है ना आपकी? जी जी जी, बोलिए। जब 2000 में मैं गवादर मेरी पोस्टिंग हुई, तो समथिंग हैपेंड एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि गवादर दुबई बनेगा, क्योंकि मेरे सामने दुबई उस वक्त एक रोल मॉडल था दुबई। तो जब मैंने इसमें मजीद सोचा, तो मैं फिर कहता था कि दुबई जो है वो गवादर की जेब में होगा। जब मैंने मजीद इस पर सोचा, फिर मैंने कहा कि इट इज़ अ डिस्ग्रेस टू गवादर टू कंपेयर इट विद दुबई, कि ये गवादर की तौहीन है इसको दुबई से मिला। अच्छा, ठीक। जब मैंने इस पर मजीद सोचा, फिर 2007 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, गवादर आ रोल मॉडल। मैंने कहा गवादर में इतना पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया का रोल मॉडल और बिजनेस वगैरह ले सकता है। ठीक है। और जब मैंने इसमें मजीद सोचा, तो 2011 या 12 था, मेरे पे शेर व शायरी तारी हुई गवादर। ठीक है, मतलब इट टुक ऑलमोस्ट 12 ईयर 11-12 ईयर के मैं मतलब और सोचता रहा, और अभी तक, अभी तो 20 साल हो गए, अभी तक मैं इस पर सोचता हूँ।
तो यूकन वैली में जन के काफी अर्सा हो जाता है, 20 साल सोचना एक चीज के ऊपर। जी जी तो बिल्कुल। मैं आपको ये पोटेंशियल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक शेयर शेर शेर सुना देता जरूर हूँ। जरूर जरूर, इरशाद इरशाद। ये काबा कारोबार आलम, ये गवादर के बारे में कह रहा हूँ। ये ठीक मैंने लिखा था मेरा महबूब गवादर। ठीक। तो उसके अंदर ये उसमें शेर व शायरी मैंने की है। तो ये काबा कारोबार आलम, ये रोजा है रोजगार आलम, सजा होगा ये आलम लैन व नहार। ये दिन रात पूरा दिन रात चलता होता है। सही। ये महवर कारोबार आलम, इट विल बी द इकोनॉमिक एपिसेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ये महवर कारोबार आलम होगा, तिजारत हुआ व्यापार आलम। सही। मतलब ये दुनिया का दुनिया का। ग्लोबल इंटरनेशनल बिजनेस होगा इस पे। आए माशाल्लाह। आलम के ताजर व सौदागर, हम्म। इंटरनेशनल बिजनेसमैन आएंगे, कॉरपोरेट्स आएंगे। ये संगे पारस मसल कर जाए जर, एक ग्वादर की मैं बात कर रहा हूँ। ये संगे पारस है, जिसको टच करिए वो सोना सोना हो बन। गया। ठीक। ठीक है आबे नस्या, है आबे नस्या कर जाए हर जरा मोती व गोहर। सही माशाल्लाह। ठीक है? चले अशरफी, चले अशरफी कालदार व डॉलर, दरम व दिनार, यून व यूरो, आलम होगा ऐसे आलम जर। सही सही। ठीक। तो मैं ट्रेड और इसको कहता हूँ करेंसीज। कि ये एक खुदा ने हमें एक तोहफा दिया हुआ है गवादर का, तो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट और इसको जल्द से जल्द ऑपरेट करना चाहिए, बजाय इसके काम इसको डिले करना। जी थोड़ा सा आखिर का वो करेंसीज वाला तो शेयर दोबारा सुना दें और करेंसी का कंटिन्यू कर। अच्छा, जी जी वो फिर था मैं। आखिर में था, आखिरी लाइन जो थी, चले अशरफी, मतलब एक अशरफी पहले जमाने में चलती थी ना, तो वैसे जी मैंने इसको चले अशरफी कालदार व डॉलर। कालदार ये भी पुराने जमाने के कालदार पैसों के कहते थे, और डॉलर, ठीक। दरहम व दिनार, योन व यूरो, आलम होगा ऐसे आलम जर का। वाह। मतलब ये जो पैसों का जो रेल फेल होगी ना, कि सर ये नहीं होगी कि पाकिस्तानी पैसों में कारोबार, नो, मतलब हर दुनिया का हर पैसा यहाँ पे आएगा। दिस ठीक। व्हाट आई मीन टू से। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई एम नॉट अ पोएट, ये मेरी फीलिंग्स है टू बी वेरी नहीं नहीं ऑनेस्ट। माशाल्लाह। और इंशाल्लाह आ रहा है जो आपका जो ख्वाब है, क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है, ग्वादर पाकिस्तान को बनाएगा इंशाल्लाह आपके विजन के अंदर। तो इंशाल्लाह आ रहा है, रादर मैं मुकर्रर या बहुत खूबसूरत कहूँ, मेरे जहन में इंशाल्लाह आ रहा है कि नहीं आपके नहीं, लिए दुआ इंशाल्लाह है। बिल्कुल, या मेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी तो उम्मीदें बहुत हैं गवादर से, और सीपैक से उम्मीदें हैं, और हमें इसको डेवलप करना चाहिए। जी। तो आखिर में मकबूल साहब, मैं थोड़ा सा यूथ के मैसेज आपसे लेना चाह रहा हूँ कि अब जाहिर बात है, अगर इस शहर को और इस सिटीज़ जो आपने मेंशन किए, इंडस्ट्रियल सिटी, ऑयल सिटी और मिनरल सिटी, तो इसमें जाहिर बात है टैलेंट की ज़रूरत है। और जो यूथ हाँ अभी हाँ हमें सुन रही है, हाँ यूनिवर्सिटीज़ में है, स्कूल्स में है, या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए एक तरह से अभी से सोचना शुरू हो जाते हैं कि हमारे बच्चे 20 साल 25 साल बाद क्या नौकरियां करेंगे, हम्म। तो उनके लिए थोड़ा सा अगर आप मैसेज दें कि वो किस तरह अपना फोकस लाएं, उनको क्या आज चीजें सीखनी चाहिए ताकि वो ग्वादर के विजन को मीट करने के लिए भी सोचें, उधर भी नौकरियां जो, या उनको बिजनेसेस चलाने, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं तो यूथ को ये कहूँगा, असल में हमारा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ये बना है कि आपने अगर मेडिकल कर लिया तो बस आपने मेडिकल कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली इंजीनियरिंग कर लिया, ठीक है, आप दूसरा कारोबार नहीं करते हैं। जबकि दुनिया में आजकल लोग दो दो तीन तीन डिग्रीज लेते हैं, जी स्पेशलाइजेशन करते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, चूंकि चाइना यहाँ पे मेन खिलाड़ी होगा, तो पहले हम अंग्रेजी सीखा करते थे, हम्म। ठीक है, क्योंकि हमने वेस्ट में जाना होता था या अमेरिका जाना होता तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ती थी। ठीक। अभी अगर चाइना ने हमारे साथ कारोबार कर रहा है, जो मैं देख रहा हूँ कि अब चाइना का दौर आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं तो कहूँ चाइनीज लैंग्वेज चाइनीज सीखें। सीखें, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। यूथ से मैं कहूँगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चाइनीज भी सीखे, फ्रेंच भी सीखे, अंग्रेजी भी सीखे ये। हम्म। और आजकल कंप्यूटर आ गया है, ये पुराने जमाने की बातें हम्म। हैं कि जी उस वक्त ये फैसिलिटीज नहीं थी। अब ये यूथ इंटेलिजेंट भी है और इसको यूज भी कर सकता है, तो ये सीखें, चाइनीज सीखें। ठीक। उसके अलावा देखें, जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं ये कहूँगा कि फ्रॉम अ लेबर, क्योंकि देखें गवादर ने अगर बनना है, सिपैक ने बनना है, मैं भाई गवादर की इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि वो सबसे फिर रिलेटेड हो जाता है। ये एक नई सिटी ने बनना है, मतलब वहां पे आपको सीमेंट ब्लॉक से लेकर या ईंट से लेकर हाई राइजर तक बनाने हैं। वहां पे जो आपने कारोबार करना है, एक सुई से लेकर आपने शिप
का कारोबार करना है, ठीक है, इतना बड़ा कारोबार निकलेगा, तो उसमें देखिए हर किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। या भाई इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि देखिए हर आदमी का एक माइंड होता है, कोई टेक्निकल माइंड होता है, कोई मिसाल के तौर एक गाड़ी का मैकेनिक बन जाता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी में महारत हासिल कर लेता है। तो यहाँ पे तो अगर इंडस्ट्री आ गई, जिस तरह इंडस्ट्री सिटी बनेगा, तो उसमें तो इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ेगी, हमें टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वहां पे हमें लेबर की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन टेक्निकल देखें, अभी जिस तरह है कि पहले दुबई में अनपढ़ हमारे जो लोग इलाके के लोग थे वो जाते थे, वो अनपढ़ थे लेकिन ड्राइविंग करते, फिर इंडिया ने ना दुबई में मेरा ख्याल है कहते कि मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए था, जिसमें हमें डिसएडवांटेज ये था कि हमारे लोग पढ़े हुए नहीं थे बेचारे, तो मेरा ख्याल उन्होंने प्रेफर करना शुरू कर दिया जो लिखे पढ़े थे या मेरे से बेहतर जानते होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो जिसकी कैपेसिटी है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग करे, वोकेशनल ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए और ये चीज़ें सीखनी चाहिए, और खुदा करे कि ये चीज़ चल पड़े तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। मैं वैसे आपको एक ट्रक ड्राइवर की मिसाल दे देता हूँ कि फिलहाल हमारे पास 3 से 4-5 लाख तक ट्रक हैं जो कि कराची और अपवर्ड कारोबार करते हैं, ठीक है, और कराची और जबकि गवादर जब ऑपरेट होगा तो मैं तो ये 3-4 लाख को आप बिलियंस में ट्रक लेने, आप कम से कम 10 गुना ज्यादा ट्रक इससे आ जाएंगे, 10 गुना ज्यादा आ जाएंगे। तो चलो मैं 50 लाख पे नहीं जाता हूँ, मैं स्ट्रेट अवे 20 लाख पे आ जाता हूँ, वैसे एक हाइपोथेटिकल एक ये। तो 20 लाख ट्रक को अगर आप मल्टीप्लाई करें, एक ट्रक पे 3 आदमी काम करते हैं, तो 60 लाख लोग आदमी के। अब 60 लोग आदमी को जब जॉब मिलेगा तो हर फैमिली में तकरीबन 4 आदमी पे मुश्तमिल होती है, 4-5 आदमी, तो 3 करोड़ लोग तो आपके इधर ही इससे फीड होंगे, मतलब इनको फायदा मिलेगा। इसी तरह रिलेटेड ये जिस तरह मैंने आपको वोकेशनल ट्रेनिंग बताई है, बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। मतलब जिस तरह भी पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप यहाँ से अगर काशगर या गवादर काशगर जा रहे हैं तो रास्ते में जितने पेट्रोल पंप होंगे, 100 ऑफ पेट्रोल पंप होंगे, उसके साथ होटल भी होगा, उसकी सारी चीजें, तो जो लोग वहां के उन्हीं को लोगों को उधर ही जॉब मिल जाएगी और उनके साथ ही उनको जॉब मिल जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि वन शुड भी, मतलब खासकर ये जो हमारे यूथ है इनको 2-3 चीजों में महारत हासिल करनी चाहिए, फिर अपनी किस्मत होती है कि वो काम पे एडजस्ट होता है ये, लेकिन महारत हासिल चाहिए। सही, मतलब जाहिर बात है पूरा शहर बन रहा है, सूबा बन रहा है और मुल्क बन रहा है, तो उसमें हर किस्म की स्किल की जरूरत होगी। सिर्फ ये है कि आई थिंक ये चाइनीज वाला एलिमेंट आपने अच्छा ऐड किया, क्योंकि अगर हमें चाइनीज के साथ काम करना है तो उनकी जबान समझनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो कर्नल साहब कंक्लूड करते हुए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा दोबारा से। कंक्लूड करते हुए मैं आपको एक और शेर सुना देता हूँ। ओ जरूर जरूर जरूर, कंक्लूजन शेयर पे ही करते हैं जी। चले जी, ऐ खुदा उम्मीदें हैं वाबस्ता इस हुस्न के बाजार से, हुस्न का बाजार मैं गवादर को कहता हूँ कि ऐ खुदा उम्मीदें हैं वाबस्ता इस हुस्न के बाजार से, बन गया है सबब परेशानी हमारी जान का, मतलब इट इज क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल जो हो रहा है है मदावा भी तमाम परेशान हाल का, इट इज अ सोल्यूशन टू ऑल अवर प्रॉब्लम, ठीक है, लिख दिया कातिब तकदीर ने है यही मुकद्दर पाकिस्तान, लिख दिया कातिब तकदीर ने है यही मुकद्दर पाकिस्तान, है मेरा भी ईमान तामीर गवादर से वाबस्ता तरक्की है पाकिस्तान। गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो वही, मतलब जो मसला है उसी में अपॉर्चुनिटी है, उसी प्रॉब्लम में जो है वो सोल्यूशन है, और इसी से जो है वो पाकिस्तान, और हमारी किस्मत में लिख दिया खुदा ने, ठीक है ना, मेरा तो पक्का ईमान है कि ये इंशाल्लाह चलेगा और ये गवादर चलेगा, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब है कि इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हम पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो बात तो कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपके टाइम का, आपकी सोच का और आपकी इंस्पिरेशन का भी, कि जो ऑप्टिमिज्म हमें आपकी बातों से मिली वो होपफुली इस चैनल के थ्रू, इस बात के थ्रू और लोगों तक भी पहुंचेगी, और किसी ना किसी को अपने जहन में जिस साइज का भी मौका नजर आ रहा हो वो होपफुली सम जो है वो ग्वादर की तरफ डायरेक्ट होगा। तो अब मैं अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ, होपफुली आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी, और इस वीडियो के साथ भी कुछ बातें आपके जहन में आई होंगी जो कि अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ कंट्रीब्यूट करने के लिए।
तो अगर आपको कुछ आइडियाज़ हों, कुछ सोच आ रही हो तो प्लीज़ हमारे साथ रीच आउट करें। मकबूल साहब भी काफ़ी एक्सेसिबल हैं, तो हम किसी तरह एडवाइज़री भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और मिल के काम करने वाला जो पाकिस्तानियों ने मिल के जो काम करना है ना, कोलैबोरेशन वाला, वो अपॉर्चुनिटी भी इंशाल्लाह कुछ ना कोई खुलेगी। अगली दफ़ा किसी और ज़बरदस्त स्पीकर के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।